नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है, जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 101 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि बीपीएससी 101 का जो संबंध है वो राजनीतिक सिद्धांत यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी से है। इस पीडीएफ में जो है वो 10 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले कारकों को सूचीबद्ध कीजिए और उनका वर्णन कीजिए। यानी कि वो कौन कौन से कारक हैं जो राजनीतिक सहभागिता को बढ़ावा देते हैं। तो इससे पहले हम क्वेश्चन का आंसर समझें, उससे पहले मैं आपको बता दूं राजनीतिक सहभागिता का अर्थ क्या होता है। तो देखो, सहभागिता का मतलब होता है पार्टिसिपेट करना। यानी कि राजनीतिक सहभागिता में हम यह पढ़ते हैं कि किस प्रकार से जनता जो है वो शासन में पार्टिसिपेट करती है, राजनीति में भागीदारी करती है। तो राजनीतिक सहभागिता लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां जनता वोटिंग के माध्यम से, राजनीतिक दलों की मेंबरशिप के माध्यम से पॉलिसी मेकिंग में हिस्सा लेती है। सिंपल सी बात है, अगर सरकार कोई कानून बना रही है और अगर हम उसका समर्थन कर रहे हैं या फिर हम उसका विरोध कर रहे हैं, दोनों ही माध्यम से हम राजनीति में सहभागिता कर रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज जितना ज़्यादा बढ़ेगी, जनता उतना ज़्यादा राजनीति में सहभागिता बनेगी। जितने ज़्यादा लोग पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स बनेंगे, हम ये कहेंगे सहभागिता उतनी ज़्यादा बड़ी है। तो ऐसे में मुद्दा ये उठता है कि राजनीतिक सहभागिता को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो राजनीतिक सहभागिता को सबसे पहले सामाजिक और आर्थिक स्थिति प्रभावित करती है। जिनकी आमदनी उच्च होगी, शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, उतने ज़्यादा लोग राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी करेंगे, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में जानकारी ज़्यादा होती है और वो अच्छे ढंग से राजनीति में भाग ले सकते हैं। जिनकी आमदनी निम्न है या शिक्षा का स्तर निम्न है, तो शिक्षा का स्तर जिनका निम्न है वो पॉलिटिकल प्रोसेस को समझ ही नहीं पाएंगे। वो जो है वो पॉलिटिकल को जमीनी स्तर पर नहीं समझ पाएंगे। सिंपल सी बात है, बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। उन्हें ये तो पता होगा संविधान क्या है, लेकिन ये नहीं पता होगा संविधान में लिखा क्या है। तो आमदनी का स्तर जितना उच्च होगा, शिक्षा का स्तर जितना उच्च होगा, हम ये कहेंगे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन भी उतना ही ज्यादा उच्च होगा। रोजगार की स्थिति, जिन लोगों की रोजगार स्थिर है यानी कि परमानेंट जॉब है, वो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, इसलिए वो राजनीतिक मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देंगे। जो व्यक्ति बेरोजगार है तो वो अपनी समस्याओं के लिए सरकार को जिम्मेदार मानेगा, तो वो राजनीतिक रूप से निराश हो जाएगा, जिसकी वजह से वो राजनीति में भागीदारी नहीं करेगा। आपने कई बार लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि यार हमें क्या मतलब, कोई भी जीते कोई भी हारे। भाई मतलब है, बात यह कि तुम्हें जानकारी नहीं है, तुम्हारी समस्याएं कुछ और हैं, इस वजह से तुम कह रहे हो कि मतलब नहीं है। मतलब तो है। तो राजनीतिक सहभागिता को दूसरी चीज जो प्रभावित करती है वो आयु। युवा अक्सर राजनीति में कम भाग लेते हैं, लेकिन वृद्ध लोग अधिक एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है, राजनीतिक समझ होती है, इसलिए वो ज्यादा भागीदारी करते हैं। जबकि युवा जो वर्ग है, उनकी बेसिक नीड कुछ और है, वो अभी किसी और तरफ भाग रहे हैं। उनके पास करियर की टेंशन है, फ्रेंडशिप की टेंशन है, कॉलेजों में एडमिशन की टेंशन है, तो इसलिए वो राजनीति में थोड़ा कम भागीदार होते हैं। लेकिन ये चीज आज के टाइम पे थोड़ी सी गलत साबित हो रही है। आज जो युवा वर्ग है वो भी बहुत तेज गति से ना पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। लिंग, महिला और पुरुष भेद, पारंपरिक रूप से यह माना गया है कि जो महिलाओं की भागीदारी है वो पुरुषों की तुलना में कम है। हालांकि समय बदल रहा है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन उस रेशो में नहीं बढ़ रही। आज भी राजनीति में सहभागिता जो है पुरुषों की ज्यादा और महिलाओं की कम है। राजनीतिक जागरूकता, तो जो लोग क्या है पॉलिटिक्स में अवेयर, पॉलिटिक्स से रिलेटेड घटनाओं से क्या रहते हैं, अवेयर रहते हैं, जागरूक रहते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन रहती है, तो वो भागीदारी करते हैं। जिनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो वो पार्टिसिपेट भी क्या करेंगे। आज मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से लगातार लोग जागरूक हो रहे हैं, घटनाओं से अवेयर हो रहे हैं और वो अपनी राय भी रख रहे हैं। राजनीतिक संस्कृति, एक समाज की राजनीतिक संस्कृति और परंपराएं भी प्रभावित करती हैं। जो देश राजनीतिक संवादों को, विचारों की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, उस देश में सहभागिता ज्यादा होती है। जिस देश में मीडिया पर सेंसरशिप होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती है, तो वहां सहभागिता भी कम होती है। सोशल नेटवर्क और कम्युनिटी, मित्र, परिवार और सामाजिक समूहों का प्रभाव भी जो है राजनीतिक जीवन में सक्रियता को प्रभावित कर सकता है। अगर आपका सोशल नेटवर्क पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं है तो आपकी सहभागिता भी कम होगी, लेकिन अगर आपका सोशल नेटवर्क ऐसे लोगों से जुड़ा है जो पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, तो आपका भी इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में हो जाएगा। अगली बात है राजनीतिक विश्वास। सरकार और राजनीतिक संस्थानों में जितना ज्यादा ट्रस्ट होगा, ट्रांसपेरेंसी जितनी अच्छी होगी, लोग भ्रष्टाचार कम होगा तो सहभागिता बढ़ेगी। भ्रष्टाचार जितने ज्यादा होगा, अविश्वास उतना ज्यादा बढ़ेगा। जब बंदा ट्रस्ट ही नहीं करेगा तो पार्टिसिपेट क्या करेगा। इसके अलावा सरकार जो है जागरूकता अभियान चलाती है, प्रचार करती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भागीदारी कर सकें।
निष्कर्ष ये निकलता है कि राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं और ये सारे कारक मिलकर जनता को एकजुट करते हैं। तो ऐसे में इन कारकों की समझ बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि लोकतंत्र को बढ़ावा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 2, राजनीतिक सिद्धांत के पुनः उत्थान की चर्चा कीजिए। यानी कि एक समय ऐसा आया था जहां राजनीतिक सिद्धांत को मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान समय में राजनीतिक सिद्धांत फिर से एक प्रिय विषय बन चुका है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपसे कि राजनीतिक सिद्धांत का उत्थान कैसे हुआ। तो 20वीं शताब्दी के अंत में यानी कि 1970-1980 के आसपास पॉलिटिकल थ्योरी फिर से एक विषय के रूप में आगे बढ़ा है। आज इसमें राजनीतिक विचारों को नए सिरे से परिभाषित किया गया है और जो पुरानी विचारधाराएं हैं उन्हें फिर से परिभाषित किया गया है। तो प्रारंभिक संदर्भ किस तरीके से इसका विकास हुआ है हम वो समझ रहे हैं। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में राजनीतिक सिद्धांत में आधुनिकता आई, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रभाव बढ़ा, उद्योगीकरण का जो प्रभाव बढ़ा, इसने नई नई सामाजिक समस्याओं को, नई नई आर्थिक समस्याओं को समझने की कोशिश की। क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत में हम राजनीति से जुड़ी समस्याओं का ही अध्ययन करते हैं और उन समस्याओं का समाधान अलग अलग तरीके से अलग अलग विचारक देते हैं। 1970-80 के बाद जो है वो समस्याओं की प्रकृति बदली है, तो उसका समाधान भी अलग अलग तरीके से पूछा गया है और राजनीतिक सिद्धांत का दायरा बढ़ चुका है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और शीत युद्ध के दौरान जो है राजनीतिक सिद्धांतकारों ने नई विश्व व्यवस्था पर विचार किया और उसके लिए जो क्लासिक पॉलिटिकल थ्योरी थी उसको पढ़ने पर विचार करना पड़ा। पुनः उत्थान के कारण क्या थे। तो राजनीतिक सिद्धांत के पुनः उत्थान के कारण थे फ्रैंकफर्ट स्कूल। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है ना वो ये कहता है कि प्राचीन समाज में साधारण जनता की अनदेखी की गई थी, केवल राजाओं महाराजाओं की चर्चा ही की गई थी। ऐसे में इन्होंने क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि समाज में असमानता क्यों है, हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। संस्कृति में असमानता क्यों है, इसमें भी ध्यान देना चाहिए और नई नई विचारधाराओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत जोड़े गए। जॉन रॉल्स की किताब थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसने जस्टिस को फिर से पुनर्भाषित किया और राजनीतिक सिद्धांत में एक नई बहस को जन्म दिया। तो कोई भी चीजें जब भी आगे चलती हैं, जब उसमें नए नए लोग जुड़ते हैं और उसमें नई नई विचारधाराएं जुड़ती हैं, और बिल्कुल यही हुआ राजनीतिक सिद्धांत के साथ भी। 1960-70 में ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की गई, मानवाधिकार आंदोलन के प्रभाव की बात की गई। इसमें समाजवाद और उदारवाद पर बहस किया गया कि भाई दोनों में क्या चीजें अच्छी हैं और क्या चीजें बेकार हैं। बहुसंस्कृतिवाद और पहचान की राजनीति, आज जो सबसे बड़ी समस्या है आज पूरे विश्व में वो बहुसंस्कृतिवाद और पहचान की मुद्दे पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जातीय, लिंग और संस्कृति पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता बढ़ जाती है क्योंकि इन सभी समस्याओं से पार पाने के तरीके इसमें लिखे गए हैं। तो नए राजनीतिक सिद्धांत में का क्या प्रभाव रहा है, क्या योगदान रहा है। तो इसमें पर्यावरणीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई है, नारीवाद के मुद्दे पर भी चर्चा की गई है। इसमें वैश्विक दृष्टिकोण को अपनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ध्यान में रखा गया है। तो राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान जो है उसके लिए कोई एक चीज जिम्मेदार नहीं है, बल्कि एक जटिल प्रोसेस है। इसमें नई नई अवधारणाएं आई हैं, नए नए दृष्टिकोण आए हैं, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर ध्यान दिया गया है, इस पर बहस की गई है और आज भी राजनीतिक सिद्धांत का विकास लगातार होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, मैक्स वेबर की वैधता की अवधारणा की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो मैक्स वेबर ने एक अवधारणा दी थी जिसका नाम है वैधता, जो ये समझाने का प्रयास कर रही है कि शासन को समाज की स्वीकृति कैसे मिलती है। यानी कि अगर आपको सत्ता को प्राप्त करना है तो समाज, सत्ता प्राप्त करना एक अलग चीज है, समाज आपकी सत्ता को स्वीकारे ये एक अलग चीज है। तो मैक्स वेबर अपनी वैधता की धारणा में ये बता रहे हैं कि अगर आप शासन में आ भी गए तो जनता आपके शासन को स्वीकृति दे, कैसे देगी ये बताता है। तो वैधता का अर्थ होता है कि शासन को उसके अधीनस्थों द्वारा सही माना जाए, न्याय संगत माना जाए। तो इसके लिए सरकार ऐसे काम करती रहती है ताकि वो जन समर्थन जुटाए और अपने शासन की वैधता को सिद्ध करे कि वो लीगल रूप में यही सरकार है जो सही से काम कर सकती है। इसके लिए जो है नेता और उनकी पॉलिसी जिम्मेदार होती है। तो मैक्स वेबर वैधता के सबसे पहले क्या करा रहे हैं, प्रकार बता रहे हैं। तो पहली होती है परंपरागत वैधता। यह वैधता परंपराओं, रीति रिवाज और सांस्कृतिक मानदंडों पर आधारित होती है। प्राचीन समाज में जो शासक थे वो अपने धर्म के माध्यम से जनता को यह घोषित करने की कोशिश करते थे कि वो सही मायने में शासक हैं और जनता को शासन करने के लिए ही वो जन्मे हैं। तो पारंपरिक समाज में जो शासन व्यवस्था थी वो जनता को यह विश्वास दिलाती थी कि ईश्वरीय सत्ता है और यही उनके लिए सबसे सुयोग्य है। एक होती है करिश्माई वैधता। करिश्माई वैधता यह होती है कि कोई एक व्यक्ति होता है जिसके नेतृत्व गुण अलग होते हैं, वो जनता से अपील करता है और जनता उसको समर्थन देती है। तीसरा होता है वैधानिक वैधता।
इस वैध ये आधुनिक समाज में है। आज नियमों कानूनों के माध्यम से चुनाव होते हैं, चुनाव को जो जीत जाता है वो लीगल रूप में शासन में आ जाता है। आलोचना क्या है, वेबर जो है, वेबर के जो ये वैधता की अवधारणा है इसकी आलोचना भी की जाती है, क्योंकि इसमें जातीय प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है। जबकि भारत जैसे देश में जो संस्कृति और जातीय प्रभाव है ये राजनीति को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। वेबर जो है वो 3 प्रकार के यानी कि स्थिर, समय के साथ अपरिवर्तनीय प्रतीत होते हैं। यानी कि वेबर की जो वैधता है वो समय के साथ साथ जो है वो चेंजेबल है। वास्तविक जीवन में चीजें बदल जाती हैं, राजनीति में बदलाव आते हैं, आंदोलन होते हैं, और वेबर ने इन चीजों की ओर ध्यान नहीं दिया है, विस्तार से नहीं समझाया है। करिश्माई जो वैधता होती है वो व्यक्तिगत नेतृत्व पर होती है और ये अस्थिर हो सकती है, क्योंकि कोई उससे भी अच्छा व्यक्ति आ गया, उसके पास अच्छी लीडरशिप है, अच्छा बोलने वाला है, तो इस प्रकार की वैधता का ह्रास हो सकता है, क्योंकि जो करिश्माई व्यक्ति है समय के साथ उसकी लोकप्रियता भी घटती है। वेबर का जो मॉडल है वो एक ना ट्रांजिशन को नहीं शो कर रहा, वो डायरेक्ट परंपरागत से आधुनिक में आ जा रहा है, बट वो चीजें बदलाव कैसे हुआ ये नहीं बता पा रहा है। तो वेबर की जो वैधता की अवधारणा पहले आपको उसे बताना है, फिर ये बताना है कि उसकी आलोचना क्यों की जाती है। निष्कर्ष ये निकलता है कि वेबर की वैधता की जो अवधारणा है वो समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है, बट वर्तमान में उसको उसी तरीके से स्वीकारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उत्तर आधुनिकवाद पर लियोटार्ड के विचारों का परीक्षण कीजिए। तो लियोटार्ड एक बहुत बड़े विचारक थे जिन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद पर अपने विचार दिए हैं। तो इनका पूरा नाम था जीन फ्रांसवा लियोटार्ड। यह आधुनिक समाज और ज्ञान की प्रगति की हमारी समझ को चुनौती देते हैं इस चीज के ऊपर। तो जैसे जैसे हम ज्ञान बढ़ाते जाएंगे हमारी समझ भी बढ़ती जाएगी। तो लियोटार्ड यही कह रहे हैं कि जैसे जैसे मॉडर्निटी आती जाएगी समाज में, ज्ञान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारी समझ को भी चुनौती मिलेगी। इनकी एक किताब है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। तो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में इन्होंने ये कहा है कि ज्ञान के प्रति हमारी जैसे जैसे धारणाएं बढ़ेगी हम खुद को ही गलत साबित करते जाएंगे और नए तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो लियोटार्ड के विचार हैं वो ये कह रहे हैं कि महान कथाओं पर धीरे धीरे करके इंसान का अविश्वास होता जाता है। तो पोस्ट मॉडर्न जो इन्होंने फिलोसफी दी है उसमें इन्होंने ये कहा है कि उत्तर आधुनिक समाज में जो महान कथाएं थीं, जैसे जैसे समाज ज्ञान प्राप्त करेगा उन्हें उन कथाओं पर अविश्वास होता जाएगा। जैसे कोई हमें आए और प्राचीन काल में कोई धार्मिक कहानी सुना दे, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, तो हमें विश्वास नहीं होगा, हम ये सोचेंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान ज्ञान प्राप्त करता जाएगा वैसे वैसे इंसान लॉजिकल होता जाएगा, तो वो प्राचीन चीजों में अविश्वास प्रकट करता जाएगा और जो साइंटिफिक चीजें होंगी उन पर विश्वास करता जाएगा। तो अगर हम उत्तर आधुनिकता पर लियोटार्ड के विचार पढ़ें तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि इंसान धीरे धीरे जब ज्ञानी होता जा रहा है तो वो अपने आप को ही समझाया जा रहा है और फिर वो क्या कर रहा है, महान कथाओं पर अविश्वास की ओर बढ़ावा दे रहा है। लियोटार्ड ने अपने आधुनिकतावाद के सिद्धांत में दिया है कि ज्ञान ही वैध है, ज्ञान से बड़ी कोई चीज लीगल नहीं है। लियोटार्ड कह रहे हैं कि ज्ञान के प्रति हमारी नई समझ हुई है, ज्ञान की वैधता पर उन्होंने प्रश्न उठाए हैं। उनके अनुसार ज्ञान का जो वैधीकरण है वो शक्तियों के खेल पर निर्भर करता है कि समाज में किस प्रकार के ज्ञान को बढ़ावा दिया जा रहा है। लियोटार्ड ने लुडविग विटगेंस्टाइन के भाषा खेल के विचार को आगे बढ़ाया है, जिसमें ज्ञान और अर्थ के निर्माण की बात की गई है। उनका यह मानना है कि व्यक्ति के पास शब्दों का ज्ञान नहीं होता, जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा क्या है, बाधित होते हैं ज्ञान से। यह दृष्टिकोण ये कहता है कि सत्य कभी स्थिर नहीं है और ये हमेशा क्या रहता है, बदलता रहता है, क्योंकि हर सिचुएशन में हर शब्द के जो है वो अलग अर्थ होते हैं। किस सिचुएशन में किस शब्द का प्रयोग किया गया था जब हम किसी चीज की व्याख्या करते हैं, हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हम मान लो प्राचीन ग्रंथ पढ़ रहे हैं कोई और उसमें कोई शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उस शब्द का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया गया है। कई बार हम शब्दों के अनाप शनाप अर्थ निकाल लेते हैं और जिसकी वजह से संघर्षों को बढ़ावा मिलता है। आज के टाइम पर राजनीतिक संघर्षों में जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि किसी ने कोई शब्द बोला है और उसका गलत अर्थ निकाल के उसे सोशल साइट पर प्रसारित कर दिया जाता है। तो ये कह रहे हैं भाषा का खेल होता है। आलोचना की जाती है कई बार इनकी लियोटार्ड की कि इन्होंने महान कथाओं में अविश्वास प्रकट किया है, ज्ञान की वैधता की बात कर रहे हैं, लेकिन विज्ञान और टेक्नोलॉजी की बात इन्होंने नहीं की है। भाषा के खेल की बात कर रहे हैं, जबकि भाषा हर किसी समाज की पहचान होती है। निष्कर्ष ये निकलता है कि जीन फ्रांसवा लियोटार्ड का जो उत्तर आधुनिकतावाद पर विचार है ये समाज की जटिलताओं को समझने में तो सहायक है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5वां है वो ये है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए।
प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब यह है जहां जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और फिर वो उनकी तरफ से सारे निर्णय लेते हैं। जैसे हमारे देश में हम क्या करते हैं, चुनाव होता है, चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, जो व्यक्ति सरकार जीत जाती है वो हमारे लिए निर्णय लेती है, वो हमारे लिए कानूनों का निर्माण करती है। तो यहाँ पर लोकतंत्र में जनता केवल चुनाव के माध्यम से पार्टिसिपेट करती है, डिसीजन में कोई पार्टिसिपेट जनता का नहीं होता। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का जो पहला सिद्धांत है वो है जन प्रतिनिधित्व, यानी कि जनता के प्रतिनिधित्व पर ध्यान दिया जाता है। नागरिक अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है और यही रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए सारी पॉलिसीज बनाते हैं। महत्व क्या है, यह सिद्धांत ये बताता है कि सरकार जनता की इच्छाओं के हिसाब से काम करेगी। सरकार की अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेहिता जो है वो जनता के प्रति होगी। इस सिद्धांत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे। चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए और पारदर्शी होने चाहिए ताकि सभी लोगों को समान रूप से अवसर मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ज्यादा विश्वसनीयता बढ़ेगी। इस प्रकार की सरकार में विधायिका सर्वोच्च होती है, जैसे संसद वही सारे नियम कानून बनाएगी। अगली बात यह है कि इसमें बहुलवादी प्रणाली होती है। यह सिद्धांत बहुलवाद को बढ़ावा देता है, यानी कि जो मेजोरिटी में होंगे उन्हीं की सरकारें चलेंगी। हालांकि माइनॉरिटी के अधिकारों के भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें उत्तरदायित्व होता है, पारदर्शिता होती है। जनता, अगर सरकार जनता के हिसाब से काम नहीं कर रही तो जनता विरोध, धरने, प्रदर्शन और आंदोलन के माध्यम से सरकार पर दबाव भी बना सकती है। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कई बार आंदोलन होते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इस प्रकार की सरकार में मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता की सुरक्षा होती है। यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, व्यक्तियों को फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, न्याय का अधिकार होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम प्रतिनिधि लोकतांत्रिक प्रणाली पढ़ते हैं तो इसमें जनता की भागीदारी ज्यादा है, शासन का उत्तरदायित्व ज्यादा है, लोगों की जरूरतों के हिसाब से शासन है, लोगों की जरूरतों के हिसाब से पॉलिसीज है, और अगर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भी जनता लेगी और अगली बार उसे सत्ता से बेदखल कर देगी। मैं आशा करता हूं इन 5 क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप कर दोगे। पार्ट 2 में हम 5 क्वेश्चनों पर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें ताकि हमें यह पता चल पाए चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं।